Good morning to all. Welcome in KVSRO Daily Live. मैं AK सिंह। आज हम लोग कल के टॉपिक्स पे पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को कवर करेंगे। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि मैं जहाँ तक एक्सपीरियंस करता हूँ, हर बैच एक बार रिवीजन के समय बोलता है कि सर ये टॉपिक एक बार फिर करवा दीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बच्चे को इसमें डिफ़िकल्टी आती होगी, तभी वो इस तरह से बोलते हैं रिपीट करने के लिए। तो आज मैं उस टॉपिक को लेने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे बच्चे। आज आपको असाइनमेंट की जगह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जिसमें एक टेस्ट दिया हुआ है सॉल्यूशन का, और वो सॉल्यूशन का टेस्ट करने का समय है आपको आज रात 9 बजे तक, 9 PM में मैं स्कोर रिलीज कर दूंगा। उसके बाद आप अपना मैच कर सकते हैं, उसके बाद सबमिशन भी नहीं होगा। तो आज आपके पास समय है रात 9 बजे तक, एक बार सॉल्यूशन रिवाइज कर लेंगे और उसको आप टेस्ट करेंगे और देखिएगा कि आपकी लर्निंग कहाँ तक हुई है। बेटे ये जो प्रॉब्लम है वो फैराडेज लॉ पर है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या था, हमने दो लॉ पढ़ा था। फर्स्ट लॉ हमारा क्या था कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। फिर से एक बार बोल रहा हूं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट आइदर इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। तो हमने फॉर्मूला एक निकाला था कि M is directly proportional to Q, और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लिया था Z, और Q हमारा क्या होता है I into T। तो यदि ये फॉर्मूला हम लगाएं तो इस न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन ए मेटेलिक वेसल of surface area 800 centimeter square by passing a current of 0.2 ampere for 3 hours. The thickness of silver deposited is, यहाँ पे फिल करना है हमको कि कितना डिपॉजिट होगा। फिर से क्वेश्चन, सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड on a metallic vessel of surface area 800 centimeter square by passing a current of 0.2 ampere for 3 hours. The thickness of silver deposited is। हम फॉर्मूला लगाएंगे M is equal to ZIT। हमारा पहला काम है कि हम इसको फाइंड करें कि मास कितना जमा हुआ है। तो Z क्या लेंगे बेटा, क्या सीखे थे कल हम लोग, M/NF। M क्या था, एटॉमिक मास ऑफ मेटल, और N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द मेटल कटायन, और F हमारा फैराडे कांस्टेंट है। तो M यहाँ पर कितना है बेटा, 108 जो गिवन है आपको, और ये सिल्वर डिपॉजिट होगा। सिल्वर के ऊपर हमारा चार्ज क्या होता है, Ag+1, तो 1 हो गया, और F की जगह क्या लेंगे आप, 96500। ये किसको रिप्रेजेंट कर लिया, Z को। I देखो बेटा कितने एम्पियर का करंट है, 0.2, और कितने समय के लिए, फॉर 3 आवर्स। आपको बेटा क्या करना था, याद है ना, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, ये 1 कूलम्ब होता है। तो आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, तो सेकेंड बनाना है। तो 3 आवर्स में 60 मिनट और फिर 60 सेकेंड, ये हमारा ग्राफ। क्लियर होगा शायद आपको कि Z हमारा बेटा 108/1 into 96500, I हमारा 0.2 एम्पियर, 3 आवर्स, 3 into 60 into 60। अब ये सॉल्व कर ले। तो कितना रहा हमारा, 108 into 18 into
3.236 3.6 into 6 by 965। ये हमारा आ रहा है कितना 2.4174 ग्राम। अब मास आ चुका है, हमें क्या दिया हुआ बेटा डेंसिटी। तो हम चाह रहे हैं कि वॉल्यूम निकल जाए, तो वॉल्यूम कैसे निकलता है बेटा, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। मास हमारा आ गया है कितना 2.4174 ग्राम और डेंसिटी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ग्राम से ग्राम आपका कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। सो सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है हमारा 0.2302 सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम है, और आप जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एरिया इनटू थिकनेस। वॉल्यूम होता है हमारा एरिया इनटू थिकनेस। जैसे किसी चीज पे आपको सिल्वर डिपॉजिट करना है, मान लीजिए आयरन है, और आप चाहते हैं कि इतना थिकनेस जमा हो जाए, तो कितने देर के लिए आप करंट पास करेंगे या तो क्या कॉस्ट आएगा, ये सारा कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम 0.2302 सेंटीमीटर क्यूब, और एरिया हमें दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आ गया थिकनेस। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब खत्म हो गया, सेंटीमीटर बच गया। तो ये आ रहा है हमारा मिलीमीटर में यदि कर लें तो 0.29 मिलीमीटर। मिलीमीटर में करने के लिए क्या किया है हमने, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 0.29 मिलीमीटर। तो इस तरह से इतना थिकनेस का ये डिपॉजिट हुआ है, जो 0.2 एम्पियर 3 आवर्स के लिए आपने पास किया। ठीक है, तो इस तरह का एक न्यूमेरिकल्स होता है बेटा। दूसरा टाइप देखते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ पर बेस्ड था। दूसरा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम molten Al2O3। क्वेश्चन फिर से सुन लेते हैं, क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। तो यहाँ पर आपके पास यदि मोल्टन Al2O3 है, तो ये जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो कैसे ब्रेक होगा, 2Al3 प्लस मेल्ट प्लस 3O2 माइनस मेल्ट। ये अब आपके पास रिलेशन आ रहा है बेटा, 2Al3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives 2Al। हर जगह यदि हम 2 से डिवाइड कर लें तो हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। तो Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन gives Al। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। इसमें हमने बेटा सीखा कि यदि ये 1 फैराडे, तो ये कितना फैराडे आ गया, 3 फैराडे। ये फैराडे कांस्टेंट है क्या, फिर से रिकॉल करिए, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3 मोल है तो 3 फैराडे, कितना ग्राम? 27 ग्राम, 1 मोल 27। तो 27 ग्राम के लिए कितना फैराडे रिक्वायर्ड है आपको? 3 फैराडे। फॉर 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम वी रिक्वायर कितना? 3 फैराडे। सो आपको कितना ग्राम चाहिए एल्युमिनियम? 40 ग्राम एल्युमिनियम। सो फॉर 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम क्या आएगा हमारा? 3/27 इंटू 40 फैराडे। इसको डिवाइड कर देंगे 9 4 जा 36, फिर 4 आए, ये आंसर 4.4 फैराडे। इसी को यदि हमें पूछता कि इन टर्म्स ऑफ कूलम, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 96500 कूलम। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था? Al2O3 को मेल्ट कराया, क्या किसमें? 2Al3 प्लस 3O2 माइनस, हमने रिलेशन यहां से लिया 2Al3 प्लस 6 प्लस चार्ज था तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तब यहाँ पर 2 मोल एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। तो उसे सबको डिवाइड करके सिंप्लीफाई किया 3, तो 3 फैराडे के लिए 27। सो फॉर 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम वी रिक्वायर 3 फैराडे। सो फॉर 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। (48) ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम molten MgCl2। अब यहाँ पर हम मोल्टन क्यों लिख रहे हैं वो अभी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पता चल जाएगा। यदि एक्वस हम ले लेते हैं MgCl2 तो हमें कैथोड पर मैग्नीशियम मिलेगा ही नहीं, तो हम कहाँ से निकाल पाएंगे? तो इसीलिए बेटा हमने क्या लिखा है? मोल्टन। ध्यान से देखिएगा। तो अभी MgCl2 मेल्ट, यदि ये यहाँ गया तो आया हमारे पास Mg2 प्लस मेल्ट प्लस 2Cl माइनस। तो यहां से रिलेशन निकालिए कि Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg। फैराडे की बात करें तो कितना फैराडे बेटा? 2 फैराडे। कितना ग्राम? 24 ग्राम। 24 ग्राम क्या है इसका? एटॉमिक मास है। सो फॉर 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वी रिक्वायर 2 फैराडे। 2 फैराडे की जरूरत है। हमको कितना चाहिए बेटा? 48। सो फॉर 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वी रिक्वायर 2/24 into 48 4 फैराडे। इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं। एक तीसरा टाइप देखते हैं। Question is solution of copper sulfate is electrolyzed between platinum electrode। यहाँ पर inert electrode है। A solution of copper sulfate is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 amperes। 5 ampere for 2 hours।
डॉट्स ले लेंगे। व्हाट मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, मास ऑफ कॉपर पूछ रहा हूं, ये निकालना है। और एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर जो होता है वो 63.5 ग्राम पर मोल होता है। फिर से क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 2 आवर्स, व्हाट मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, कैथोड पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो सिंपल हम ये लगाएंगे M इज इक्वल टू ZIT। तो Z फिर यहां क्या बनेगा बेटा, कॉपर सल्फेट है तो ये देखो 2 + 2 - इसके ऊपर चार्ज कितना है 2+, तो एटॉमिक मास गिवन है 63.5/2F, तो 2 कितना है 9650, ये Z हो गया। I 5 एम्पियर। सेकेंड बनाना है आपको, ये देखो, तो इस 2 से इस 2 को काट दो, ये 2 0 कैंसिल करो, तो आ गया 63.5 × 5 × 36/965, 5 से काट दो 193। तो लास्ट में आंसर आपको निकाल दो 63.5 × 36/193 ग्राम, ये आंसर है। कैलकुलेट करो इसका, देखो कितना आंसर आ रहा है। कर लिया होगा आपने। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सेकेंड लॉ पर बेस्ड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बी सी, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है A, B, C, 3 electrolytic cell ABC containing solution of ZnSO4, AgNO3 and copper sulfate. 3 electrolytic cells ABC containing solution of ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively, all connected in series. ये सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। मीन्स सेम करंट सबको मिल रहा है। ए स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, इसमें ये कह रहे हैं कि करंट हमें कितना मिल रहा है 1.5 एम्पियर was passed through then until 1.45 gram of silver deposited. उतनी देर पास किया कि 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट सेल बी। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो? तो पहला तो आपको लग रहा है कि ये हमारा फर्स्ट लॉ से ही हो जाएगा। हाउ
long did the current flow and what mass of copper and zinc were deposited? ये कह रहा है कि जिंक कितना डिपॉजिट होगा और कॉपर कितना डिपॉजिट। फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज फिर से पढ़ रहा हूं आपको। 3 electrolytic cell A, B, C containing solution of ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively, all are connected in series and a steady current of 1.5 ampere was passed through until 1.45 gram of silver deposited. How long did the current flow? कितने देर के लिए करंट फ्लो किया गया होगा जो इतना ग्राम डिपॉजिट हुआ, और व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। अब यदि हमारे पास बेटा दो तरीका है, एक तो सीधा फार्मूला डाल दो जो कल देखा था, नहीं तो यहां से यदि टी निकल जाएगा तो हमें करंट मालूम है, टी मालूम है, हम निकाल लेंगे। समझ रहे हो मैंने क्या बोला कि एक तो आपके पास वो फॉर्मूला है, जैसे देखो यहां पर हम कर रहे हैं कि WAG by EAG, WCU by EC, एक सीधा ये फॉर्मूला है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो WAG हमको पता है, EAG हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर 108 by 1, WCU हमको फाइंड करना है और ECU क्या होगा बेटा 63.5 by 2। क्या सीखा था कल, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि एटॉमिक मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द मेटल कटायन, वही उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। तो इसको यदि फॉर्मूला में डाल दो तो क्या सीधा बन रहा है 1.45 by 108 WCU अननोन है, और ये कितना हो जाएगा बेटा 63.5 by 2, तो ऊपर आ गया, निकाल दो WCU। तो WCU आपका आ गया कितना 63.5 into 1.45 by 2 into 108, ये काम। सिमिलरली यदि हमें जिंक निकालना है तो निकाल सकते हैं, WAG by EAG, WZN by EZN, ये आपको पता ही है। सो 1.45 और इसका एटॉमिक मास 108 by 1 करेंगे, क्योंकि सिल्वर AgNO3 पर चार्ज कितना बेटा +1, लेकिन यहां पर चार्ज कितना था 2+, यहां पर चार्ज है 2+, तो इसीलिए इसको 108 by 1 रह गया, तो ये निकालना है आपको WZN, और EZN कितना होगा 65 इसका एटॉमिक मास होता है डिवाइड बाय 2 क्यों किया, इसके ऊपर चार्ज। तो इस तरह से हम WZN निकाल सकते हैं। तो 65 2 into 108 ग्राम, ये आंसर। अब मैंने एक तरीका बताया था आपको कि यदि हम यहां से टी निकाल लें तो निकाल सकते हैं, और देखोगे एकदम ऐसा ही फार्मूला आ जाएगा। तो पहले देखो आपके पास ये फार्मूला लगा लो, M=ZIT। आपको देखो M मालूम है, Z इसका 108 by 1 है, और ये हमारा करंट दिया हुआ 1.5 एम्पियर, तो ये हमारा कितना आ गया बेटा 1.45, Z हो गया हमारा 108 by 1 into 1.5, ये टी निकालना है। टी किस चीज में निकल के आएगा बताओ मुझे, टी किस चीज में निकल कर आएगा, टी हमेशा आपका सेकंड में निकल कर आएगा, फिर आपको उसको मिनट में बनाना है, फिर उसको आवर में बनाना है, तो आपको 60 से फिर 60 से डिवाइड करेंगे और उस तरह से आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहां से टी मिला, टी तो
किस चीज में आएगा, सेकेंड में आएगा। इसी टी को यदि हम यहां पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बेटा क्या क्या नहीं होगा, आपके पास सारा चीज इधर का पता चल गया। इसका जेड आई टी, इसका जेड बदल जाएगा, क्या डाल देंगे आप, 65/2 × 96500। तो यहाँ पर इसका जो जेड है ये आ जाएगा 96500, ठीक है। तो और यहाँ पर इसका जेड आएगा जिंक में 65/2 × 96500, कॉपर में आएगा 63.5/2 × 96500। और आप इससे इसका टी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही आप इस पे रखोगे, ये फार्मूला आपका आ जाएगा, ठीक है। तो किस चीज में आंसर आएगा, ध्यान रखेंगे, सेकंड में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फैराडेज लॉ पर। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट डिफरेंट होता क्यों है, क्योंकि डिपेंड करता है कि ऑन द स्टेट ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड। स्टेट ऑफ मटेरियल का मतलब, जैसे अभी हम बात कर रहे थे मोल्टेन अल्मुना, मोल्टेन MgCl2, और एक पस भी हो सकता है, तो उस स्टेट की बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बीइंग यूज्ड, whether it is inert electrode or reactive electrode या अटैकिंग इलेक्ट्रोड। जैसे आपको कोई बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, इसका मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड इटसेल्फ टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, दैट इज अटैकिंग इलेक्ट्रोड। बट कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मीन्स इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो उस पर भी डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ ई नॉट। यदि आपके पास कोई कंपटीशन में आ जाएगा, 2-3 स्पेसीज आ जाएंगे, तो उसके लिए नॉर्म्स है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड होगा, कौन नहीं होगा, कौन रिड्यूस्ड होगा, कौन नहीं होगा। तो इसलिए हम किस पे चेक करेंगे, ई नॉट की वैल्यू से चेक करेंगे, ठीक है। फोर्थ, करंट डेंसिटी। कई बार आप बात करते हैं ओवर पोटेंशियल, ओवर वोल्टेज की, कि कोई रिएक्शंस तो होना चाहता है एज फॉर नॉर्म्स। जैसे अभी हम बताएंगे आपको कि क्लोरीन और ऑक्सीजन में Cl- Cl2 एनोड पर होना चाहता है, H2O भी वाटर बनना चाहता है। तो यदि हम नॉर्म्स की बात करें तो वाटर को होना चाहिए था, लेकिन ये रिएक्शन इतना काइनेटिकली स्लो है कि लगेगा ही नहीं कि हो रहा है रिएक्शन। तो आप यदि नॉर्मल करंट डेंसिटी रखेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, दूसरा रिएक्शन हो जाएगा फिर। तो उस जगह यदि आप ओवर वोल्टेज, ओवर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तब तो रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एक फैक्टर वो भी होता है हमारा। दूसरा बेटा कंसंट्रेशन इफेक्ट। जैसे लास्ट इक्वेशन में आपने देखा कि यदि हम दूसरे कंसंट्रेशन पर लेते हैं तो ई सेल पर आ जाते हैं, कंसंट्रेशन का इफेक्ट आता है आपके ई नॉट के वैल्यूज पर। तो यदि उससे आप जाएंगे, जैसे डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपका प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज को हम 1 by 1 देखते हैं थोड़ा सा, और फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या प्रोडक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले अभी हम बात कर रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड का। ऑलवेज रिमेंबर कि इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है कि ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब इलेक्ट्रोड जिस चीज का बना हुआ है वो सिंपली हेल्प कर रहा है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जनरली प्लैटिनम और गोल्ड इलेक्ट्रोड, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलता है। जैसे आपको पूछा कोई कि मोल्टेन NaCl
अभी हम बात कर रहे थे वहां पर, तो मैंने आपको बोला था मोल्टेन NaCl का प्रोडक्ट क्या होगा, बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अभी जब तक हम बदलेंगे नहीं, ये मान के चलिएगा कि इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब बेटा आप इलेक्ट्रोलिसिस का एक बनाओ, इसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड डाल रखा है, ये कैथोड है आपका, ये एनोड है आपका, और यहां पर मोल्टेन NaCl। NaCl मेल्ट। क्यों मेल्ट करा रहे हैं? मेल्ट नहीं कराओगे तो आयंस फ्री नहीं होंगे, आयंस फ्री नहीं होंगे तो माइग्रेशन नहीं होगा। अब आपके पास जब NaCl मेल्ट आ गया तो 2 चीज आपके पास आ गया, Na+ मेल्ट और Cl- मेल्ट। और प्रोसेस होता क्या है बेटा, ये सब चाहते हैं डिस्चार्ज होना, जो भी इनके ऊपर चार्ज है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये डिस्चार्ज। तो पॉजिटिव कैसे? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन होगा। तो कहां होगा? ऑलवेज रिमेंबर, मैंने बोला था आपको ये कभी नहीं बदलता। सो द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कैथोड। यहीं से इसका नाम भी आया है कि कैटायन कहां माइग्रेट करता है, तो कैथोड की तरफ, और एनायंस कहां माइग्रेट करता है, तो एनोड की तरफ। तो बेटा ये देखो, आपके पास ये Na+ है, ये कैटायन है, तो ये कहां जाना पसंद करेगा? प्लस पर जाएगा या माइनस पे जाएगा? तो ये यहां जाएगा। जितना भी Na+ यहां टूट गया है इधर जाएगा, और Cl- किधर जाएगा? इस तरफ आएगा। अब दोनों जा क्यों रहे हैं? डिस्चार्ज होने के लिए जा रहे हैं। तो एट कैथोड Na+ मेल्ट प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। ये डिपॉजिट हो गया कैथोड पर, तो मतलब डिस्चार्ज हो गया। और एट एनोड Cl- आपके पास है मेल्ट में, ये डिस्चार्ज होके क्या बना? Cl और E-। आप जानते हैं Cl नहीं टिकेगा, ये प्राइमरी चेंज है, तो इसके ऊपर क्या बेटा? एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये तुरंत इमीडिएट किस में आ जाएगा? मॉलिक्यूल में आ जाएगा। कितना मॉलिक्यूल बनेगा? हाफ मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये सेकेंडरी चेंज बोलते हैं, याद रखिएगा। प्राइमरी चेंज में आपका Cl बना, लेकिन इमीडिएट दे गेट कंबाइंड टू गिव Cl2 मॉलिक्यूल। तो यदि हमको कोई पूछता है कि बताओ मोल्टेन NaCl का क्या प्रोडक्ट होगा, तो हम कहेंगे सोडियम एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो हर हमेशा बेटा इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा है कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आप कैरिड आउट कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहता है, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी के फोर्स पे करा रहे हैं, मतलब उसको फोर्स कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं ऐसा करने के लिए। तो लेकिन हर हमेशा याद रखेंगे कि रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है, अब हमारा चीज बदल गया। ये जो हमने बोला आपको फर्स्ट कि स्टेट पर डिपेंड करेगा कि कैसे हैं वो। तो एक्वस यदि आया, एक्वस NaCl, तो अब आपके पास NaCl एक्वस। अब बेटा NaCl एक्वस है, तो अब देखो आपके पास यहां पर आप लिख रहे हो क्या? Na+ एक्वस, और यहां पर लिख रहे हैं आप Cl- एक्वस। इसका मतलब कि एट कैथोड सोडियम भी आएगा और H+ भी आएगा। कहोगे H+ कहां से आ रहा है? वाटर से आ रहा है। H+ कहां से आ रहा है? वाटर से आ रहा है। तो ये अब दोनों में कंपटीशन, पहले तो कोई था ही नहीं, अब 2 कैटायंस हैं, दोनों चाहेंगे कैथोड पर जाना। तो यदि ये गया
तो Na बना, और ये गया तो H2 गैस आया। अब कौन बनेगा? तो इसके लिए रूल है कि दोज कैटायंस गेट डिस्चार्ज फर्स्ट whose E naught value is higher than the others। जिसका ज्यादा होगा वो कंपीट कर जाएगा। तो दोनों का वैल्यू देख लेते हैं। तो इसका वैल्यू है E naught Na प्लस Na -2.71 वोल्ट, -2.71 वोल्ट, और इसका आप जानते ही हैं जीरो होता है 0.0 वोल्ट। तो मैंने क्या बताया आपको? दोज कैटायन गेट डिस्चार्ज फर्स्ट व्हिच हैव ग्रेटर E naught वैल्यू। तो हायर E naught किसका है? तो इसका है। आपने सॉल्यूशन में तो वाटर है आपके सॉल्यूशन में, तो वाटर कैसे आयोनाइज्ड होता है? तो वाटर वीकली जो आयोनाइज्ड होता है ये ऐसे होता है, H प्लस और OH माइनस। तो यदि आपने H प्लस वाटर का इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या बचेगा आपके पास? OH माइनस। तो देखो H2O यदि इलेक्ट्रॉन लिया तो आपके पास क्या बना? हाफ H2, और साथ में क्या रह गया था? OH माइनस। ये मतलब कैथोड पर तो क्लियर हो गया कि कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्योंकि कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में इसका E naught का वैल्यू ज्यादा है तो इसलिए डिस्चार्ज हुआ। अब यही कंपटीशन हम एनोड पे देखते हैं। एनोड पर कंपटीशन है बेटा, Cl माइनस गिव्स हाफ Cl2 प्लस E माइनस। एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। इसका E सेल का वैल्यू देखें तो इसका वैल्यू है बेटा 1.36 वोल्ट, और वाटर यदि ऑक्सीडाइज्ड होगा तो क्या बनेगा? O2 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका E naught का वैल्यू है 1.23 वोल्ट, 1.23 वोल्ट। तो इसमें देखिए कैथोड पर मैंने क्या बोला था आपको कि जिसका वैल्यू हायर होगा वो डिस्चार्ज होगा, लेकिन एनोड पर उल्टा कॉन्सेप्ट है कि द लोअर वैल्यू गेट डिस्चार्ज फर्स्ट। तो लोअर किसका है? वाटर का तो है 1.23, और इसका कितना है? 1.36 वोल्ट। लेकिन क्या बोला मैंने आपको? थोड़ा सा अब यहां पर एक करंट डेंसिटी की बात आ रही है कि सम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ऑल्दो it is feasible but it is so slower that if you provide the extra potential or over voltage then this reaction is occur, because this reaction is very kinetically slow। तो स्लो होने के कारण अब क्या हुआ कि ये रिएक्शन नहीं होगा। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट आ गया? याद रखना आपको, ओवर वोल्टेज और ओवर पोटेंशियल के कारण ये नहीं निकल पाया, वीक पड़ गया। तो किसका हो जाएगा? अब देखिए आपके पास NaCl का क्या प्रोडक्ट हो गया? यदि एक्वस है तो क्या निकला? देखिए यहां पर क्या बचा रह गया था? Na प्लस, नहीं हो पाया डिस्चार्ज। यहां देखो बेटा, वाटर के साथ क्या निकला था? OH माइनस। और कैथोड पर कौन सा गैस रिलीज हो गया था? H2। और Cl2 कहां रिलीज हुआ? एनोड। देखिए प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि जो NaOH इन सॉल्यूशन और H2Cl2। तो देखते हैं कि एक मेथड है, बहुत अच्छा मेथड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाने का, कि NaCl एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस कर लें, हमें बहुत अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पर सोडियम नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने देखा मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl। अब
एक ट्रिक याद करवाता हूं मैं आपको, एकदम छोटा सा। कभी किसी चीज को लर्न नहीं करना है कि कब कब हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। यहां पर कंपैरिजन करने के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये ग्रुप 1 का अल्कली मेटल हो गया, कौन कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह से। ग्रुप 2 का बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, और ग्रुप 13 का थोड़ा सा एल्युमिनियम। ये यदि रहता है और एक्वस सोल्यूशन होता है तो आपको याद रखना है कि इन सब का ई नॉट जो होता है वो निगेटिव होता है। तो हाइड्रोजन का हमारा 0.0 वोल्ट होता है। तो इस केस में यदि इसका एक्वस है तो कैथोड पर फिक्स्ड हो गया आपका कि क्या होगा, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगा। तो आपको एकदम लर्न करने का जरूरत नहीं कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में एल्युमिनियम यदि है तो ये एकदम क्या करेगा, नहीं रिलीज हो पाएंगे और हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा कैथोड पर। ठीक है। अब एनायंस के लिए थोड़ा सा, जैसे आपने देखा बेटा कि यहां पर ये कंपटीशन में नहीं जीत पाया, तो इसी तरह से यदि हमारा सल्फेट होगा, नाइट्रेट होगा, थायोसल्फेट होगा, सल्फाइट होगा, और फ्लोराइड होगा, तो हर हमेशा आपका यदि ऑक्सीडेशन कराओगे तो यही रिएक्शन आपको प्रिवेल करेगा। मतलब यदि आपका, जैसे हमने देखा कि कॉपर का सल्फेट है तो एकदम आपको ऑक्सीजन गैस, सिल्वर नाइट्रेट है ऑक्सीजन गैस, थायोसल्फेट है ऑक्सीजन, सल्फाइड, फ्लोराइड, इन सब केस में आपको ऑक्सीजन। अब कहाँ आपका जो एनायंस होगा जहां पर ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, ये है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इस तरह से बेटा यदि आप करोगे कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहां पर आपने देखा कि क्यों क्लोराइड कम्पीट कर गया था और ये क्यों नहीं है। दूसरा, हम लोग कंसंट्रेशन की बात करते हैं जरा सा कि डाइल्यूट H2SO4 का क्या प्रोडक्ट होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या प्रोडक्ट होगा। फिर हम बात करेंगे अटैकिंग इलेक्ट्रोड की। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब है कि बहुत सारा इसमें वाटर ज्यादा है। तो जब इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये है। तो कैथोड पर आपके पास कोई भी कंपटीशन नहीं है। क्यों नहीं है कंपटीशन? क्योंकि वाटर का भी जो हमारा आता है वो क्या आता है, H+ ही तो आता है यहाँ पर, नहीं, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन लेकर आएगा। ये देखिए एनोड पर कंपटीशन लेके आ रहा है, लेकिन यहाँ भी H+ और H2SO4। तो एकदम फिक्स हो गया कि एट कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, चाहे वो कंसंट्रेटेड हो चाहे वो डाइल्यूट हो। तो यदि हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा तो ज्यादा हमारा H+ सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा और कम हमारा वाटर से आएगा। लेकिन यदि हमारा डाइल्यूट हुआ तो यहां से, तो हर हमेशा लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा कैथोड पर, H2+। लेकिन जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 का एनोड का प्रोडक्ट देखोगे
तो यदि डाइल्यूट H2SO4 है तो अभी मैंने आपको बताया था कि सल्फेट नहीं होगा ऑक्सीडाइज, लेकिन जब आप कंसंट्रेटेड ले लेंगे वाटर होगा ही नहीं वहां पर, तो ये रिएक्शन होगा। तो यहां पर एट एनोड डाइल्यूट यदि है तो ये रिएक्शन प्रेफर करेगा डाइल्यूट के केस में, और यदि कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो हमारा ये रिएक्शन प्रेफर करेगा। देखिए परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का एनायंस है, यहां पर इसका यूनिट 1.23 वोल्ट और यहाँ पर है इसका 1.96। तो यदि हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो एनोड पर बनेगा H2O8 और यदि डाइल्यूट H2SO4 है तो कौन सा गैस निकलेगा? ऑक्सीजन। इसका मतलब डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एट कैथोड, ऑक्सीजन एट एनोड। लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या होगा हमारा कि हाइड्रोजन एट कैथोड बट एनोड पर H2O8 बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बेटा चलते हैं थोड़ा सा इनर्ट का केस देखते हैं और अटैकिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे आया aqueous AgNO3 by using सिल्वर इलेक्ट्रोड। अभी तक हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, बट अब इसको इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करेगा। देखिए ये दोनों सिल्वर का बना हुआ है। एक्वस मतलब ये आयन ब्रेक हो रहा है, Ag प्लस एक्वस NO3 माइनस एक्वस, तो इधर माइग्रेट करेगा कौन? Ag प्लस, और चांस है कि H प्लस भी जाए, और यहाँ पर आपका OH माइनस इधर जा सकता है, थ्री माइनस जा सकता है। अब देखिए यहां पर क्या क्या रिएक्शन हो रहा है। एक तो पहला रिएक्शन एनोड पर हो रहा है हमारा, ये सिल्वर खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, तो किसमें चला जाएगा ये? Ag प्लस एक्वस में, और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे। मतलब यहां से ये इसकी टेंडेंसी हो रही है ये यहां से घुल जाए, तो इसका ई नॉट का वैल्यू लीजिए। सिल्वर का कितना होता है? 0.80 वोल्ट। अब वाटर जो OH माइनस है वो भी इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है,
और अभी आपको मैंने बताया था कि नाइट्रेट, सल्फेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट यदि होगा तो उसको तो कंसीडर ही नहीं करना है, वाटर ही कम्पीट करेगा। तो इन दोनों में कंपटीशन देख लेते हैं। इसका क्या है 1.23 वोल्ट। क्या सीखा था हमने कि एनोड पर कौन कौन होगा जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू लोअर होगा। तो 1.23 और 0.80 वोल्ट में लोअर कौन है, ये। तो Ag यहां से रिलीज होना शुरू हो रहा है, ठीक है। और अब कैथोड पर देखिए, तो ये हो गया एनोड का रिएक्शन। क्या हो रहा है एनोड पर, ऑक्सीडेशन। कैथोड का रिएक्शन देखें, कैथोड का रिएक्शन हमारा है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, और यदि हमारा वाटर का H प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाफ H2। फिर इसका वैल्यू आप देख रहे हैं तो कितना है 0.80 वोल्ट, और इसका है 0.0 वोल्ट। क्या कॉन्सेप्ट था हमारा कि कैथोड पर जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा दे गेट डिस्चार्ज फर्स्ट। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर हो रहा है, कि मतलब एनोड पर तो Ag प्लस निकल रहा है और कैथोड पर जाकर के यहां पर जमा हो रहा है, कैथोड पर जमा हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ठीक इसी तरह से कॉपर सल्फेट लेते हैं, जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। तो यहां पर सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो रहा है और Ag प्लस यहां डिजॉल्व हो रहा है और कैथोड पर आकर के जमा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि AgNO3 बाय यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो सिल्वर कैसा इलेक्ट्रोड है, अटैकिंग इलेक्ट्रोड है, क्योंकि ये इटसेल्फ पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। अब देखिए आपने क्या किया कि अब इसको सिल्वर नहीं रहने दिया, अब आपने इसको प्लैटिनम का बना दिया। तो बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, अब आपका क्वेश्चन बदल गया, प्रोडक्ट बदलेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो जो रिएक्शन हमारा हो रहा था यहां पर एनोड पर सिल्वर के होने के कारण, तो सिल्वर ही खत्म हो गया। तो क्या ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन तो नहीं होगा, ये रिएक्शन तो नहीं होगा। तो अब दो बच गए, H2 और NO3 माइनस। तो हमने देखा था कि H2 और NO3 माइनस होगा तो H2O ही कंपीट करता है, तो कौन सा गैस निकलेगा, ऑक्सीजन बनता जा रहा है H प्लस, ठीक है। तो इस पे यदि हम कंपटीशन लेवल्स पर आए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लो 5 एम्पीयर का करंट पास किया आपने और 1 घंटे के लिए पास किया, तो पहले सॉल्यूशन का पीएच कितना था। AgNO3 आप जान रहे हैं कि किस तरह का हमारा सॉल्ट है, ये एक वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। इसका मतलब जो इसका पीएच है वो 7 से कम रहा होगा, लेकिन अब क्या बोल रहा है वो कि इतनी देर के लिए पास किया। तो देखो बेटा, जितनी देर पास होगा क्या निकलता जाएगा आपका H प्लस, और H प्लस का कंसंट्रेशन यहां से कैलकुलेट करोगे तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, पीएच डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये एक ट्रिक कंपटीशन का हो गया, आपके दिमाग में आ गया कि यहाँ पर एक चीज ये भी हमको सीखने को मिला कि यदि हम ज्यादा प्रोलॉन्ग कर दें तो H प्लस बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगा। तो प्रोडक्ट क्या क्या हुआ, प्रोडक्ट आपका सोल्यूशन में क्या, देखो आपका नहीं ऑक्सीडाइज हो रहा है और H प्लस यहां से बन रहा है, तो सोल्यूशन में आ गया HNO3 और एनोड पर गैस कौन सा निकला, ऑक्सीजन। अब कैथोड की बात करते हैं। कैथोड पर
ये Ag+ तो है और प्लेटिनम है तो डिपॉजिट तो हो सकता है, तो इन दोनों में फिर कंपीट कौन करेगा? Ag+। तो हमारा कैथोड पर क्या जमा हो गया? सिल्वर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम डिसाइड करते हैं। तो एक बार फिर से समराइज करता हूं मैं और फिर एक क्वेश्चंस पूछता हूं। देखिए, हमने सीखा कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, कि ऑन द स्टेट ऑफ मटेरियल्स बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, वेदर इट इज मोल्टन और एक्वस, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, वेदर इट इज इनर्ट और अटैकिंग इलेक्ट्रोड, जैसे अभी आपने सीखा कि यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, डिपेंड्स अपॉन द रिस्पेक्टिव इनर्ट वैल्यू, जैसे यहाँ पर देखिए कंपटीशन आ रहा है तो इनर्ट वैल्यू पर डिपेंड करता है कि यदि कैथोड पर जिसका ज्यादा होगा दे गेट डिस्चार्ज फर्स्ट, एनोड पर जिसका कम होगा वो कई बार हमें वो रिएक्शन नहीं होता है, जैसे हमने H2O में O2 का केस और Cl- से Cl2 का केस देखा कि ओवर पोटेंशियल के कारण यदि लो करंट डेंसिटी है तो नहीं होना चाहते हैं। कंसंट्रेशन इफेक्ट हमने सीखा, डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4, इस तरह से। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है एन एक्वस सॉल्यूशन, an aqueous solution of CuCl2 platinum electrode और दूसरा है बेटा कि an aqueous solution of CuCl2 with copper electrode। सो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया है मैंने ये करने के लिए, और कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, उसके ऊपर डिपेंडेंस और लास्ट लॉ, और हो सकता है टॉपिक को फिनिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।